जब हम मैनेजमेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक सख्त बॉस जो बस काम निकलवाना जानता है, या फिर एक लीडर जो पूरी टीम को साथ लेकर चलता है? आज हम इसी सोच के विकास की एक तरह से पूरी कहानी समझेंगे। हमारे पास जो स्टडी नोट्स हैं वो दिखाते हैं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ है, एक ऐसी सोच से जो इंसान को मशीन समझती थी, वहां से लेकर इंसान की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने तक। चलिए शुरू करते हैं। हम 3 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे: क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी और फिर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये थ्योरीज आज भी हमारे ऑफिसेज में जिंदा हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। ये वो दौर था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, फैक्ट्रियां, बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो इसका मुख्य विचार क्या था? इसका मुख्य फोकस था 2 चीजों पर: रैशनैलिटी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अच्छा। मतलब काम करने का एक सबसे सही, सबसे साइंटिफिक तरीका खोजना। यहां हर चीज को एक तय प्रक्रिया में, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में बांधने की कोशिश की गई। एक सबसे सही तरीका। ये सुनते ही मुझे फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट याद आता है। बिल्कुल, टेलर ही इसके सबसे बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि अंदाजे से काम करना, जिसे वो रूल ऑफ थंब कहते थे, उसे खत्म करना चाहिए और उसकी जगह हर काम के लिए एक साइंस डेवलप करना चाहिए। वर्कर्स को साइंटिफिकली चुनना, उन्हें ट्रेन करना, और सबसे जरूरी बात, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच काम और जिम्मेदारी का एकदम साफ बंटवारा। मतलब मैनेजमेंट सोचेगा और वर्कर सिर्फ काम करेगा, बिना सवाल किए। सुनने में तो ये बहुत ही कठोर लगता है। इसकी सीमाएं क्या थीं? इसकी सबसे बड़ी सीमा थी कि ये इंसान को सिर्फ एक इकोनॉमिक मैन समझता था। मतलब जो सिर्फ पैसों के लिए काम करे? हाँ, उसकी सोशल नीड्स, उसकी सिक्योरिटी नीड्स, इन सबको पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, और इससे काम बहुत ही ज्यादा उबाऊ, मोनोटोनस हो जाता था। इसके बाद हेनरी फेयोल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आई, जिसने पूरे संगठन को देखा, सिर्फ एक टास्क को नहीं। हाँ, फेयोल ने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन दिए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। यही तो बाद में POLC फ्रेमवर्क बना है ना। बिल्कुल। मैन, ऑर्गेनाइज, लीड, कंट्रोल। बिल्कुल। उन्होंने मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत भी दिए। उनमें से कुछ तो आज भी बहुत रेलेवेंट है, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, कि कर्मचारी को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए। सही कहा। और एस्प्री डे कॉर, यानी टीम में एकता और भाईचारे की भावना। हाँ, पर इन सिद्धांतों की भी अपनी कमियां थी। हाँ। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत वो डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांत से टकराता था। अच्छा, कैसे? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर में आपको अलग अलग एक्सपर्ट से निर्देश लेने पड़ सकते हैं। तो ये उसूलों से ज्यादा मतलब कहावतों की तरह थे। और इस दौर का एक तीसरा बड़ा नाम था मैक्स वेबर और उनका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। वेबर ने एक ऐसे संगठन की कल्पना की जिसमें एक साफ हायरार्की हो, विस्तृत नियम हो और सबसे जरूरी इम्पर्सनल रिश्ते हों। इम्पर्सनल। हाँ, इसका फायदा था कि काम में कंसिस्टेंसी रहती थी और भर्ती योग्यता के आधार पर होती थी, भाई भतीजावाद पर नहीं। लेकिन इसका नुकसान था रेड टेपिज्म, मतलब बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई, जिससे क्रिएटिविटी और पहल करने की भावना वो सब खत्म हो जाती थी। तो क्लासिकल थ्योरी बहुत ज्यादा मैकेनिकल थी। जी हाँ। यहां से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, नियो क्लासिकल थ्योरी। ये तो पिछली थ्योरी के जवाब में आई होगी। ये एक सीधी प्रतिक्रिया थी। इसने मैनेजमेंट में मानवीय पहलू को, ह्यूमन एलिमेंट को केंद्र में रखा। अच्छा। अब फोकस व्यक्ति की जरूरतों, उसके व्यवहार और उसके एटीट्यूड्स पर चला गया, और यहीं से साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे विषय मैनेजमेंट का हिस्सा बने। और मुझे लगता है इसी दौर में मैनेजमेंट के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग हुआ। आप हॉथॉर्न स्टडीज की बात कर रहे हैं? हाँ, एल्टन मेयो वाले। वो कहानी बहुत दिलचस्प है ना? ये ये स्टडी शिकागो के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथॉर्न प्लांट में शुरू हुई थी। अच्छा। सवाल बहुत सीधा था, क्या रोशनी मतलब लाइटिंग बदलने का कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी पर कोई असर पड़ता है? तो उन्होंने रोशनी बदली होगी। हाँ, उन्होंने रोशनी बढ़ाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ये तो अपेक्षित था। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने रोशनी कम की और सब हैरान रह गए क्योंकि प्रोडक्टिविटी फिर से बढ़ गई। कमाल है। तो इसका मतलब रोशनी का तो कोई असर ही नहीं था। वजह कुछ और थी। तो फिर वजह क्या थी? वजह थी कर्मचारियों पर दिया गया ध्यान। जब उन्हें लगा कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है, उनकी राय ली जा रही है, तो वो ज्यादा मूल्यवान महसूस करने लगे। अच्छा। और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इसी को हॉथॉर्न इफेक्ट कहा गया। वाह, यानी सबसे बड़ा आहा मोमेंट ये था कि लोग मशीन नहीं है, वो सामाजिक प्राणी हैं। बिल्कुल।
इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि मोटिवेशन सिर्फ पैसों से नहीं आता, बल्कि सामाजिक और स्थितिजन्य कारकों मतलब सोशल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स से भी बहुत प्रभावित होता है। और इन्फॉर्मल ग्रुप्स, बेहतर कम्युनिकेशन। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है। यहीं से ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी की नींव पड़ी। ठीक है, तो हम मशीन से इंसान तक आ गए, लेकिन इसके बाद क्या? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी सोर्स कहता है कि ये कर्मचारियों को कॉम्प्लेक्स मानती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मैनेजमेंट की समस्याओं का कोई एक सीधा साधा हल नहीं है। ये मानती है कि संगठन और व्यक्ति दोनों ही जटिल हैं। तो कोई भी एक यूनिवर्सल मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसमें सिस्टम्स थ्योरी का जिक्र है कि संगठन एक सिस्टम है जिसके कई इंटरडिपेंडेंट हिस्से होते हैं। इनपुट्स, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, आउटपुट्स, फीडबैक। कोई आसान सा उदाहरण? एक रेस्टोरेंट की कल्पना कीजिए। इनपुट्स क्या है? कच्चा सामान, शेफ, पैसे, टेक्नोलॉजी। सही। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है खाना बनाना और मैनेजमेंट की गतिविधियां। आउटपुट्स हैं तैयार डिश, ग्राहकों की संतुष्टि और मुनाफा। और फीडबैक? फीडबैक है ग्राहकों की प्रतिक्रिया जो भविष्य के इनपुट्स को प्रभावित करती है। यह एक ओपन सिस्टम है जो अपने माहौल से लगातार इंटरैक्ट करता रहता है। और यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, कंटिंजेंसी थ्योरी। इसका मूल विचार लगता है ये स्थिति पर निर्भर करता है। बिल्कुल। नो वन बेस्ट वे टू मैनेज। सबसे सही मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो स्थिति और संदर्भ पर निर्भर करता है। मतलब टेलर के वन बेस्ट वे से एकदम अलग सोच। बिल्कुल। आपका नेतृत्व करने का तरीका, संगठन की संरचना, सब कुछ उस विशेष स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। हमारे सोच में ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म और क्वांटिटेटिव अप्रोच का भी जिक्र है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म वो न्यू क्लासिकल सोच का ही एक विस्तार है। यह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर जोर देता है। मतलब ये कि कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता और रचनात्मकता का इस्तेमाल काम पर करना चाहते हैं। वहीं क्वांटिटेटिव अप्रोच पूरी तरह से अलग है। वो कैसे? वो फैसले लेने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स, डेटा और कंप्यूटर सिमुलेशंस का इस्तेमाल करता है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसी के उदाहरण हैं। तो आज हमने मैनेजमेंट की सोच का एक पूरा सफर देखा, एक कठोर प्रक्रिया आधारित मॉडल से लेकर एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण तक, और अंत में एक जटिल और स्थिति आधारित अप्रोच तक। आज के दौर में मैनेजमेंट को समझने वाले किसी के लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये सभी थ्योरीज, यहाँ तक कि पुरानी वाली भी अपनी जगह महत्व रखती हैं। टेलर को समझना हमें प्रोसेस एफिशिएंसी की सराहना करने में मदद करता है। मेयो को समझना हमें टीम की गतिशीलता का मूल्य सिखाता है। और आधुनिक सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि हमें लचीला और अनुकूलनीय होना चाहिए। तो ये सिद्धांत एक दूसरे को काटते नहीं है? नहीं, बल्कि एक दूसरे पर टिके हैं, एक के बाद एक परत की तरह। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी थ्योरी सही है, बल्कि यह है कि किस स्थिति में कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम एआई और ऑटोमेशन के युग में आगे बढ़ रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा काम संभाल रही है, हाँ, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी मैनेजमेंट थ्योरी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी और कौन सी अप्रासंगिक? दिलचस्प सवाल है। क्या हमारा पूरा ध्यान ह्यूमन रिलेशंस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर होगा, या फिर क्वांटिटेटिव डेटा ड्रिवन अप्रोच पूरी तरह से हावी हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है।